अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 12 पीबीए पेपर देख रहे हैं। एप्स सिस्टम के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में जो पेपर आया है 15 मार्क्स का टोटल पेपर है और टाइम 1 आवर। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप रीड आउट कर लेना। हम चलते हैं पेपर के क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन की तरफ। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। सेक्शन ए में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है look at the circuit diagram to determine the resistance of voltmeter and answer the questions given below। कहते हैं कि आपने नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इसमें हम देखें तो पार्ट 1 है फिल इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल ये हमें दिया हुआ है। कहते हैं इसमें जो कॉलम एम्प्टी है वहाँ पर हमने आंसर्स लिखने हैं। पहले कॉलम में ऑब्जर्वेशन नंबर्स हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दूसरे में हमारे पास रेजिस्टेंस वैल्यूज़ हैं हाई रेजिस्टेंस बॉक्स की, और थर्ड कॉलम में हमारे पास वोल्ट मीटर रीडिंग है जिससे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, और फोर्थ कॉलम में हमारे पास 1/V यानी कि पर वोल्ट्स, ये हमें मालूम करने हैं। तो 1/V सिंपल करना है हमने, 1/4.2 करेंगे तो हमारे पास 1/V आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1/4 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 1/V का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इनके आंसर्स देखने हैं। इसके पूरा टेबल का सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उस टेबल को हमने प्रॉपरली यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो 1/V जो है ये हमारे पास आंसर्स 1/V करेंगे तो पहले सेल में हमारे पास थर्ड कॉलम और फर्स्ट सेल जो है उसमें 0.238 बनता है। इसी तरह 1/4 करेंगे तो 0.250 बन जाएगा, और इसी तरह ये आपने नीचे प्रोसेस करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, सेक्शन 2 में जी स्टूडेंट्स सेक्शन ए में पार्ट नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं कि प्लॉट द ग्राफ यूजिंग ऑब्जर्वेशन गिवन अबव, ड्रा ए लाइन ऑफ बेस्ट फिट। कहते हैं कि जो ऊपर डाटा आपको शो करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो वो ग्राफ किस तरह का हो सकता है, तो वो मैं एज सैम्पल आपको दिखा देता हूँ कि वो ग्राफ किस तरह का हो सकता है, उसका पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो आपने इस डाटा को यूज़ करके उस तरह का ग्राफ ड्रा करना था। तो स्टूडेंट्स, जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे उस डाटा के अकॉर्डिंग तो रेजिस्टेंस हमारे पास एक्स एक्सिस पर आएगी। ठीक है, और 1/V की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास वाई एक्सिस पर आएंगी। फिर उन के अकॉर्डिंग हम जो है बेसिकली स्मॉल डिवीजन और ऑन एक्स एक्सिस और स्मॉल डिवीजन ऑन वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हम कंसिडर करेंगे, और हम क्या करेंगे कि हम एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह का पैटर्न हम ड्रा कर लेंगे। जब पॉइंट्स को देखेंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ, सैम्पल ग्राफ है आपको शो करवाया है। ये उस टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न होगा ग्राफ का वो यही होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहे हैं कि टेल विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में बताना है। जी स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वाई एक्सिस पर होता है, और वाई एक्सिस पर हमने कौन सी वैल्यू लिखी थी, 1/V यानी कि 1/वोल्टेज, या रेसिप्रोकल ऑफ वोल्टेज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो वो हमने आर की वैल्यू लिखी थी, रेजिस्टेंस की। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ में कह रहे हैं कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। और उसके बाद कह रहे हैं फिफ्थ में, वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई क्यों होनी चाहिए, इसकी रीज़न बतानी है। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के थ्रू ही हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वोल्ट मीटर की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस ग्राफ से हम किस तरह गैस कर सकेंगे, वो ये है कि आपने जब ये लाइन ड्रा की है तो उसके बाद आपने ये डॉटेड लाइन ड्रा की,
जो कि एक्स एक्सिस ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट पर वैल्यू है रेजिस्टेंस की, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमारे पास रेजिस्टेंसेस वैल्यूज़ हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रही है हमारे पास -3000 ओहम। तो रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बेसिकली इसका मॉड हम लेंगे और वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 3000 ओहम। ठीक है, तो ये जो ए है ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 3000 ओहम है। ठीक है, तो इस तरह हमने ग्राफ की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम कर ली। फिफ्थ है कि वाई शुड द वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर जो है बेसिकली वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होता है, और हम मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू मेजर करना चाहते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर रखनी पड़ती है। ठीक है, टू इंश्योर इट ड्रॉज वेरी लिटल करंट फ्रॉम द सर्किट बीइंग मेजर्ड। इससे ये होता है कि जितना वोल्टेज की वैल्यू जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर होगी उतना ही कम करंट सर्किट से फ्लो करेगा, और हम एक्यूरेटली वोल्टेज की वैल्यू वहाँ पर मालूम कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स द वोल्ट मीटर फ्रॉम सिग्निफिकेंटली ऑल्टरिंग द सर्किट्स ऑपरेशन एंड एंश्योर्स द एक्यूरेट वोल्टेज रीडिंग। ठीक है जी स्टूडेंट, सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 2। A student investigates the relation between current passing through a tungsten filament lamp and potential difference applied across it. On the basis of reading curve obtained by him, her is given below. Discuss the behavior of tungsten that can be deducted from this graph. कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने करंट जो फिलामेंट से पास आउट हो रहा है उसको चेक किया है, और पोटेंशियल की वैल्यूज़ के साथ उसने ग्राफ ड्रा किया कि पोटेंशियल और करंट के दरमियान किस तरह का रिलेशन बन रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग उसने ये जो कर्व नीचे ड्रा की हुई है इस तरह की कर्व बनाई है। कहते हैं कि आप ये बताएं कि बिहेवियर ऑफ द टंगस्टन किस तरह का है। इस ग्राफ से आप क्या गेस कर सकते हैं कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो बता दें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एक तो कॉमन सी बात है कि ग्राफ जो है वो लीनियर रिलेशन नहीं बता रहा वोल्टेज और करंट का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फिलामेंट है टंगस्टन फिलामेंट, ये नॉन ओहमिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि ये ओहमिक लॉ और ओहमिक कर्व को या ओहमिक लाइन को या ओहमिक ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे करंट उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा। ठीक है, करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, वोल्टेज की वैल्यू एक्सीड कर रही है। ठीक है, और ये कब होता है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रहे। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है फिलामेंट की, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं इन्हीं को लिखना था कि बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज इंक्रीज्ड देयर इज़ नो लीनियर रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से द वैल्यू ऑफ करंट इज़ डिक्रीज्ड एंड वोल्टेज इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस जो है, इसलिए हमारे पास ये ग्राफ बना है। फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इंक्रीजेज, करंट आल्सो इंक्रीजेज बट नॉट लीनियरली। ठीक है, स्टार्ट में हमने यही देखा ना, वोल्टेज बढ़ने से करंट तो बढ़ता है लेकिन लीनियर रिलेशन में नहीं है। दिस इंडिकेट्स दैट रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। तो फिलामेंट की रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के साथ, और उसके नतीजे में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है, फिलामेंट हीट्स अप एंड रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, और करंट की वैल्यू जो है वो उस लिहाज से इंक्रीज नहीं करती, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटर कैपेसिटी एंड वाई। कहते हैं कि ये हमारे पास फिगर 1 और फिगर 2 दो फिगर्स हैं, इनमें से आप बताएं। ये कैपेसिटर केस है, बेसिकली दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, एक के दरमियान मीडियम इंट्रोड्यूस करा दिए कोई डाइलेक्ट्रिक, और दूसरे के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। तो कहते हैं कि किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी और क्यों होगी, रीज़न बता दें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होकर जाती है अगर उसके दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा दें, कोई मीडियम रख दें। ठीक है,
तो बेसिकली फिगर 1 केस में कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फिगर 2 केस, क्योंकि फिगर 2 में हमारे पास दरमियान में कोई ऐसा डाई इलेक्ट्रिक नज़र नहीं आ रहा कि जो हमने प्लेस किया हो, तो इसलिए यहाँ इस केस में कैपेसिटेंस कम होगी। फिगर 2 में कैपेसिटेंस कम है, फिगर 1 में ज़्यादा है। सो हम आंसर देंगे कि इन केस ऑफ फिगर 1 कैपेसिटेंस इज़ ग्रेटर देन फिगर 2 बिकॉज इन फिगर 1 a dielectric is introduced between the plates of the capacitor that increases the capacitance of the capacitor, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई टी, तो मतलब मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंडेंस है। तो जब जहाँ मीडियम होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जहाँ मीडियम होगा वहाँ पर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में आप टाइम कांस्टेंट से क्या मुराद लेते हैं उसके बारे में बताएं। जी स्टूडेंट्स, टाइम कांस्टेंट T for RC circuit is time required for voltage across the capacitor to either charge or discharge approximately 63% of its final value. It is given by T is equal to RC। कहने का मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट RC इज इक्वल टू T होता है। इसका मतलब ये है कि वो मिनिमम टाइम या टाइम रिक्वायर्ड जिसमें कोई भी कैपेसिटर अपनी टोटल वैल्यू का 63% चार्ज स्टोर कर ले, ठीक है, कि मिसाल के तौर पर उसने 100 कूलम चार्ज स्टोर करना है, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन वो कैपेसिटर जब 63 कूलम चार्ज स्टोर कर लेगा तो हम उस जितने ड्यूरेशन में उसने किया है वो ड्यूरेशन उसका क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट। तो इसलिए इन जनरल हम लिखते हैं कि 63% ऑफ द टोटल चार्ज अगर वो स्टोर कर ले, टोटल का 63% जब कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर लेता है तो उस ड्यूरेशन में जो भी टाइम कंज्यूम हुआ है वो टाइम उसका क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट। ठीक है।